चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आज भी मिश्रा जी के घर से झगड़े की आवाज आ रही है। और किस वजह से? वैसे तो झगड़े की कोई खास वजह होती नहीं, ऐसे ही प्रियंका के ऊपर घर पे हर कोई चिढ़ता रहता है। और मिश्रा जी की पत्नी चिल्ला चिल्ला कर प्रियंका को ये एहसास दिलाती रहती है कि वो गरीब है, सुंदर नहीं है, सांवली है, वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी बदसूरत बहू मेरे ही नसीब में लिखा था। ये बोलती है तेरी बहू थोड़ी काली है, वो बोलती है तेरी बहू का नाक नक्शा कुछ ठीक नहीं है। कोई कोई तो ये भी बोल देते हैं कि कहाँ से उठा लाई हो इतनी बदसूरत बहू। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची सोसाइटी में। सब हमें देखते ही कानाफूसी शुरू कर देते हैं। इट्स टू इरिटेटिंग मॉम। ये हमारे घर आने से पहले मर क्यों नहीं गई? काली नागिन बनके मेरे ही बेटे के गले में फंस गई है। क्या क्या सपना नहीं देखा था बेटे की शादी को लेकर, सब मिट्टी में मिल गया। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप मुझ पे क्यों सारा दोष दे रहे हैं? मैं तो आपके घर पे यूं ही चलते नहीं आ गई, खुद बहू बना के लाए हैं मुझे, फिर क्यों इतना सुनाती रहती है रोज रोज? प्रियंका, जब हम लोग तुम्हें कुछ बोलते हैं तो चुपचाप सुन लिया करो। बहुओं को मुंह उठा के बोलने का कोई हक नहीं है इस घर में। डांटने के बहाने ही सही, आप मुझे बहू तो मानते हैं, इतना ही काफी है मेरे लिए पापा जी। बहू? बोल दी ना ससुर जी को उल्टा सुल्टा, बदतमीज कहीं की। प्रियंका की शक्ल उसके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी उसे बहू बना के लाया गया है। आखिर क्यों? प्रियंका, प्रियंका, जल्दी आओ। हाँ मयंक, बोलो क्या हुआ? मेरी ब्लू टाई कहाँ पर है? वहीं कहीं होगा कपबोर्ड में, और कहाँ जाएगा? आप तो मुझे आपके बेडरूम के अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपकी टाई कहाँ है? बाहर सोसाइटी में दिखाने के लिए तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम पति मिल गया है। इतना बहुत ज्यादा है तुम जैसी बदसूरत के लिए, नहीं तो तुम्हारी इस शक्ल को देख के कोई भिखारी भी भाग जाता। अब जाओ यहाँ से, अपनी गंदी शक्ल दिखा के मेरा दिन मत खराब करो। अरे बाप रे, प्रियंका के पतिदेव मयंक तो उनके घर वालों से भी ज्यादा खतरनाक निकले। ससुराल में कोई कितना भी कुछ बोल दे, एक लड़की सब बर्दाश्त कर लेती है, पर जब उसका पति उसको पत्नी का दर्जा, वो प्यार, वो सम्मान ना दे और बात बात पे नीचा दिखाने लगे, तो लड़की अंदर से कब की मर जाती है। बस एक जिंदा लाश बनकर इस उम्मीद से रहती है कि एक दिन शायद सब ठीक हो जाए। एक दिन आप सबको जरूर एहसास होगा कि सुंदरता सब कुछ नहीं होती है, और मैं इन लोगों को ये एहसास दिला के ही रहूंगी। चाहे जितना भी जुल्म कर लो मेरे ऊपर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आखिर मुझे इस घर में बहू बनाकर लाया गया है, मैं भाग के तो नहीं आ गई हूँ। प्रियंका अपने रूम में दुखी होकर बैठी थी और उससे वही सारी पुरानी बातें याद आने लगी। उस दिन पूरा ओमकारपुर जगमगा रहा था। खाना पीना, नाच गाना, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं थी। हर कोई खुशी से झूम रहा था। आखिर जमींदार राघव राज की इकलौती बेटी पायल की शादी जो थी। बारात पहुंचने वाली होगी। वेडिंग प्लानर को बोलो जाकर स्वागत के लिए फूल माला और गुलाबों का जल्द ही बंदोबस्त करे। हाँ हाँ मालिक, सब तैयार है, आप परेशान मत हुइए। कैसे ना हूँ परेशान, आखिर मेरी इकलौती बेटी, मेरा दिल का टुकड़ा पायल की शादी जो हो रही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शादी में। जमींदार जी दिल खोल के अपनी बेटी की शादी में खर्चा कर रहे थे। बारात भी गली में पहुंच चुकी थी। फिर उनकी पत्नी भागते हुए पास आई और कान में कुछ बोल दी। तभी जमींदार जी हड़बड़ा के महल में अपनी बेटी के कमरे में चले गए।
जमींदार जी और उनकी पत्नी दोनों परेशान लग रहे हैं। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है, नहीं तो भागते हुए अंदर क्यों चले जाते। जमींदार जी ऊपर अपनी बेटी के रूम में गए। बेटी तो वहाँ पे थी नहीं, पर उनकी नजर पड़ी वहाँ पे रखा हुआ एक खत पे। पापा, मैं आपके चुने हुए लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं पराग से प्यार करती हूँ। आपको मैंने बहुत बार बोला कि मैं पराग के अलावा और किसी से भी शादी नहीं करूँगी, पर आप जबरदस्ती मेरी शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए मुझे घर से भागना पड़ा। मुझे माफ कर देना पापा। चिट्ठी पढ़ के जमींदार जी के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। नाच गाने की आवाज सुनकर लगता है जैसे बारात भी चौखट तक पहुंच चुकी है। स्वागत करने समधी समधन नहीं है। ये देखकर दूल्हे का परिवार भी गुस्से में आ गया है। माफ करना मिश्रा जी, हम आपके स्वागत में रह नहीं पाए। बहुत बड़ी गलती कर दिया आपने। एक ही बेटा है हमारा। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम ऐसी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मिश्रा जी तो बहुत गुस्से में थे और अब जमींदार जी उन्हें बेटी भाग जाने की बात बताने के बाद मानो उनका गुस्सा जैसे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। फिर मिश्रा जी चिल्लाते हुए बोले, हमें यहाँ पे अपमान देने बुलाए हैं? कैसा परिवार है आपका? छी! खुद को जमींदार कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? अब हम क्या करें? बेटे को ऐसे ही लेकर वापस चले जाएं? ना ना ना, ऐसा हरगिज ना होगा। आप लोगों को सब सच सच बताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब आप ही बोलिए, मैं क्या करूं? आपके रिश्तेदार में कोई लड़की है तो उसे बुला के लाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा बिना दुल्हन लिए यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब जमींदार जी कहाँ से लड़की लाते भला? जिस किसी से भी पूछे, सबने एक एक करके मना कर दिया। आखिर ऐसे हाल में कोई किसी को अपनी बेटी क्यों देना चाहेगा भला? फिर जमींदार जी की नजर पायल की बचपन की एक सहेली पे पड़ी। बेटी, मैं जानता हूँ तुम पायल की बहुत अच्छी सहेली हो। आज इस दूल्हे से शादी करके हमारा मान रख लो बेटी। जमींदार जी, मैं? हाँ बेटी, मना मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को कैंसर है। मैं उनका इलाज करवाऊंगा। बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो। पिताजी के कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जमींदार जी पैसे देंगे। बस इतनी सी बात सुनते ही प्रियंका इस शादी के लिए तैयार हो गई। पर जमींदार जी, वो लोग मुझे जानते नहीं हैं, कभी देखे भी नहीं है, फिर ये शादी? उनको कोई आपत्ति नहीं है कि तुम कौन हो। बहुत अच्छा परिवार है बेटी, और उन्हें बस एक बहू चाहिए। तुम रानी बनकर रहोगी उनके घर में। तुम्हारा भाग्य खुल गया है बेटी। रानी का तो पता नहीं, पर शादी के बाद बस एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। इस उम्मीद से प्रियंका शादी के मंडप में पायल की जगह बैठ गई। घर की इज्जत बचाने के लिए उस वक्त मिश्रा जी और उनका परिवार प्रियंका की शक्ल पसंद ना होने के बावजूद भी इस शादी का विरोध नहीं किए थे। पर शादी के अगले दिन से ही प्रियंका को ये ठीक तरह से समझ आ गया था कि उसे कितना अच्छा ससुराल मिला है। मैं हार नहीं मानने वाली, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन इन सबको अपनी गलती जरूर समझ आएगी। प्रियंका, यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास कर रही है। मम्मी जी। क्या मम्मी जी? हैं? जुबान लड़ाएगी मेरे से? मेरी बेटी माही उसका ड्रेस इस्त्री करने कल से बोली थी, पर अब तक एक भी ड्रेस रेडी नहीं हुआ। मम्मी जी, माही खुद भी तो अपना ड्रेस आयरन कर सकती है, तो तुम क्या करोगी हमारे घर में? बस दिन भर खा पी के आराम करोगी? तू रुक बेटी, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। प्रियंका की सास उसे खरे खोटे सुनाई और उसकी खानदान की इज्जत भी उछाल दी। खैर, ये तो रोज रोज की बात हो गई थी। अब प्रियंका को ये सब झेलते झेलते ज्यादा दुख भी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम को मयंक अपने ऑफिस से गुस्सा होकर घर वापस आता है। मम्मी,
मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या बात है? कुछ मत पूछो मम्मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मम्मी पापा मयंक को बहुत बार पूछने के बाद आखिर में ये पता चला कि आज कंपनी में मयंक को फायर कर दिया गया है। क्या? कंपनी तुझे कैसे निकाल सकती है? सुबह शाम कितना काम करता है मेरा बेटा। ओहो, तुम चुप करो थोड़ा। बेटा, जॉब इस कंपनी में चली गई है तो क्या हुआ? क्या ये आखिरी कंपनी थी? मेरा तो हर महीने पेंशन आ जाता है, चिंता की कोई बात नहीं। तुम दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते रहो। मयंक के पापा तो चिंता की कोई बात नहीं बोल के बेटे को समझा दिए, पर उनके चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितने स्ट्रेस में हैं। अब घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई, शादी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, ये सब उन्हें ही देखना था अब। और पेंशन से इतना कहाँ कुछ हो पाएगा, ये सब सोच के मयंक भी बहुत परेशान था। मयंक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तू ही है ये बदनसीबी का जड़। तू मेरी लाइफ में नहीं आती तो मेरी नौकरी कभी नहीं जाती। कितनी बार बोला है तुझे, तेरी ये गंदी शक्ल मुझे रोज रोज मत दिखाया कर। पता नहीं क्यों घर पे हर कोई मयंक के जॉब जाने का सारा गुस्सा प्रियंका पे निकाल देता था। बेचारी को अपनी रंग रूप को लेकर कितना कुछ सुनना पड़ रहा था। मयंक की जॉब चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? हर कोई मुझे ही क्यों दोष दे रहा है? मैं सूची हूँ, तुम शायद मुझे नहीं जानती। सूची उनके पड़ोस की एक लड़की है जो मयंक की दोस्त भी है और आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चली गई थी। अब सूची पढ़ाई खत्म करके उसके घर वापस आई है तो मयंक से मिलने आ गई। सूची बेटा, तू कब आई? अंदर आ। क्या लेगी बोल, ठंडा गरम? नहीं आंटी, वो सब छोड़िए, आप बैठिए ना, हम बात करते हैं। यहाँ पे खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही है? जल्दी जा, सूची के लिए मसाला कोल्ड ड्रिंक्स बना कर ला। आंटी, आपने कब से नई नौकरानी रख ली? इससे तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ, नौकरानी ही समझ ले। वैसे हमारी बदकिस्मती से मयंक के साथ शादी हो गई है इसकी। OMG, ये मयंक की वाइफ है? याक। ओके, व्हाटएवर। अब तो ये आपकी बहू है ना? छी छी छी, बहू नहीं, बदसूरत बहू बोलो। इसके आने के दिन से ही घर पे कोई खुश नहीं है और ऊपर से अभी हाल ही में मयंक की जॉब भी चली गई। इस मनहूस का तो गला घोट देने को मन करता है मेरा। आंटी, ऐसे मत कहिए, जैसे भी दिखे अब तो वो आपकी बहू है ना? अगर उस वक्त तेरी पढ़ाई खत्म हो जाती ना तो मैं मयंक की शादी तेरे साथ ही कर देती। कितनी गोरी सुंदर बहू मुझे मिलती। आंटी, आप भी ना। वैसे मयंक दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में है, जा मिल ले उससे, बहुत खुश होगा तुझे देखकर। प्रियंका उसकी सास सूची के साथ जो भी बात की सब सुन ली। मम्मी जी, कोल्ड ड्रिंक्स। मयंक के कमरे में है सूची, जा वहीं पर दे आ। ओह डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर से मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी ना? इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, पर तुम्हारी वाइफ प्रियंका का क्या करें? वाइफ, उसकी शक्ल देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। उससे तो हम सब मिलके इतना टॉर्चर करते हैं कि वो जल्द ही यहाँ से भाग जाएगी। फिर तो हम दोनों। ये सुनते ही प्रियंका में जितनी भी हिम्मत बाकी थी सब टूट गई। ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, ये तो उसे पहले से ही पता चल गया था। अब वो लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, ये जानकर प्रियंका को इस घर में रहने की अब कोई इच्छा नहीं बची। फिर भी प्रियंका
मयंक के कमरे का दरवाजा नॉक की। कौन है? कोल्ड ड्रिंक्स लाई हूँ। नहीं चाहिए, हम बिजी हैं, तुम पी लो। प्रियंका कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वापस आ गई, पर आज का झटका उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अब वो खुद बेचारी बनकर नहीं रहना चाहती थी। बहुत हो गया, अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी और इन लोगों को इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रियंका तो बहुत पढ़ी लिखी थी, अब अपने एजुकेशन का सही इस्तेमाल करने ठान ली। शादी से पहले जिस कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ के मैनेजर से बात की। प्रियंका विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू बैक। आपके जैसा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को कौन जॉब पे रखना नहीं चाहेगा। प्रियंका की मैनेजर 2 दिन में ही प्रियंका को ऑफर लेटर भेज दिए। सैलरी भी काफी अच्छी थी। प्रियंका खुश होकर अपने सास ससुर को ये बताने गई। मम्मी जी, मेरी नौकरी लग गई। नौकरी? कितना तनख्वाह देंगे? मंथली यही कुछ 1 लाख के आसपास होगा। हाँ, 1 लाख? ठीक है, तू जा ज्वाइन कर ले। हाँ, अब मयंक का कंधा थोड़ा हल्का हो जाएगा। मेरा बेटा अकेले कितना कुछ करेगा। अब प्रियंका रोज जॉब पे चली जाती थी, इसीलिए ना कोई टॉर्चर करने वाला और ना कोई खरे खोटे सुनाने वाला था। अब उसकी लाइफ बेहतर होने लगी थी। दिन ब दिन कंपनी में अच्छा काम करने की वजह से उसका जल्द ही प्रमोशन हो गया। व्हाट? प्रमोशन? वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। मैं पहले उस घर से निकल के जॉब क्यों नहीं की? कितने गिरे हुए लोग हैं वो, अब मुझे मेरे पैसों की वजह से ही घर पे रखे हैं। मयंक? हाँ? मैं आपका डिनर लेके आई हूँ। मम्मी जी बोले आपको यहीं पर देने को। हाँ, ले आओ, मैंने ही माँ को बोला था। प्रियंका प्लेट रख के बाहर जा रही थी और तभी। अरे, कहाँ जा रही हो प्रियंका? दिन भर कितना काम करोगी? थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना। शादी के 2 साल बाद प्रियंका पहली बार मयंक के मुंह से ऐसे सुनी। उससे पूरा यकीन था कि ये सब नाटक है, झूठ है, फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे सुन के। आखिर में वो मयंक से प्यार जो करती थी। और बताओ, कंपनी का काम कैसे चल रहा है? हाँ, सब ठीक है। एक काम करो ना, तुम मेरे साथ इस कमरे में सो जाओ, रात भर बातें करेंगे। आज इतनी कम बात करके मन नहीं भर रहा। ये सब दिखावा बस झूठा प्यार है। प्रियंका ये अच्छी तरह से समझने के बाद भी उस रात मयंक के साथ सो गई। सुबह हो गई और प्रियंका मयंक के रूम से तैयार होकर बाहर निकलते ही उसे उसके सास ने देख लिया। 2 पैसे क्या कमा ली, मेरे बेटे को अपने काबू में करने चली। खबरदार, मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इस घर में तुझे बहू बना के लाए हैं, बस उतने में ही रहना। आगे कुछ गुल खिलाई तो देख लेना मैं क्या करूंगी तेरा हाल। प्रियंका की सास ने तो सीधा मना कर दी मयंक के साथ संबंध बनाने को, पर प्रियंका के हाथ में कहाँ कुछ था। अब मयंक रोज रात को प्रियंका से रिक्वेस्ट करता था उसके कमरे में रहने को। फिर प्रियंका भी क्यों डरती अपने ही पति के कमरे में सोने से। ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए। प्रियंका को धीरे धीरे लगने लगा था मयंक बदल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर असल में बात तो कुछ और थी। फिर एक रात। प्रियंका, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। परेशान? पर क्यों, क्या हुआ? मन तो नहीं कर रहा तुम्हें बताने को, पर तुम्हें नहीं बोलूंगा तो और किससे बोलूंगा। एक्चुअली मैंने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, जॉब चले जाने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया और अब नोटिस आया है अगर मैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं किया तो बाकी सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, फिर ठीक है। मम्मी जी को अपना सैलरी दे देने के बाद मेरे पास कुछ ही बचते हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, आप डिपॉजिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू प्रियंका। इन लोगों की नियत तो प्रियंका को कभी सही नहीं लगा।
फिर भी वो ये सोचती रही शायद मयंक पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तो वो उसे आई लव यू भी बोल दिया। प्रियंका अपनी सारी सेविंग्स तोड़ के मयंक को 5 लाख रुपए दे दी। थैंक यू प्रियंका, यू आर द बेस्ट। मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मयंक को पैसे दे देने के बाद प्रियंका के लाइफ में खुशी वापस आ गई थी। पति पत्नी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मम्मी, अब भैया तो प्रियंका से इतना प्यार करने लगा है, फिर आप प्रियंका को घर से निकाल के एक सुंदर बहू कैसे लाओगी? मैं भी यही सोच रही हूँ, पर कोई बात नहीं। मयंक मेरा बेटा है, मेरा बेटा। उसकी पसंद नापसंद मुझे सब अच्छी तरह से पता है। लगता है ये सब बस कुछ ही दिन का खेल चल रहा है। एक दिन अचानक से प्रियंका की तबीयत खराब हो जाती है। वो ऑफिस भी नहीं जा पाती। मैनेजर बार बार कॉल करने के बाद भी प्रियंका बहुत सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अटेंड नहीं करती। प्रियंका, दिस इज टू मच। मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतनी केयरलेस हो जाओगे। आई एम रियली सॉरी सर, पर मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं बेड से उठने की हालत में भी नहीं हूँ। सी प्रियंका, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आपको जल्द ही ऑफिस आना होगा, नहीं तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ओके सर, आई विल ट्राई टू कम। 20 दिन तक बीमार रहने की वजह से प्रियंका बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी वो जैसे तैसे तैयार होकर अगले दिन सुबह ऑफिस निकली। घर का काम करने बोलो तो बीमारी की एक्टिंग करती रहती है, और अब देखो सज धज के ऑफिस निकली काली कलौटी। मम्मी जी, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसीलिए जा रही हूँ। एक बात दिमाग में डाल दे, अगर इस घर पे रहना है तो जैसे ही हर महीने मुझे पैसे देती आ रही है वैसे ही देते रहना, नहीं तो धक्का मार के निकाल दूंगी यहाँ से। वहाँ पे मैनेजर और यहाँ पे सास, दोनों तरफ से प्रियंका को समझने वाला कोई नहीं था। उस दिन वो ऑफिस तो चली गई, पर वहाँ पे काम करने की हालत में नहीं थी। उससे बार बार चक्कर आ रहे थे और नींद भी लग रही थी। प्रियंका, प्रियंका, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। तुम इस हाल में काम नहीं कर सकती। सुबह से अब तक एक भी काम ठीक से नहीं किया तुमने। जाओ घर जाकर रेस्ट करो। शाम के 6 बज रहे थे। प्रियंका घर वापस आ गई और अपने बेड पे बैठते ही कब नींद लग गई कुछ पता नहीं चला। अचानक से आधी रात को उसकी नींद खुल गई। भूख भी बड़ी तेज लगी थी, पर उससे कोई खाना खाने थोड़ी बुलाने वाला था। जैसे तैसे चलते चलते किचन तक पहुंची, पर किचन में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था उसके लिए। मयंक भी मुझे डिनर करने नहीं बुलाए, वो शायद टायर्ड होकर सो गए होंगे। मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है। मयंक को बोलती हूँ डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अब तो बिना दवाई के नहीं रह सकती मैं। प्रियंका धीरे धीरे मयंक के कमरे के पास पहुंची। फिर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। OMG, it's so beautiful। पर तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं मेरी जान, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें ये पसंद आया। हाँ, मुझे तो ये पिछले वाले गोल्ड नेकलेस से ज्यादा पसंद आया। वो थोड़ा ओल्ड डिजाइन हो गया था, बट आई लव दिस वन, इट्स सो प्रिटी। ये तो कुछ भी नहीं जान, आगे आगे देखो और क्या क्या लाता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे सुची, तुमने बात किया ना अंकल जी से? ओहो मयंक, मैंने डार्ट से कब का बात कर लिया है। तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, पर तुम झूठे ये बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कैसे डायमंड नेकलेस खरीदूंगा? फिर ये नेकलेस लाए कहाँ से? पैसे तो मैंने उस प्रियंका से निकाल लिया। बेचारी को लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जिंदगी भर उस बदसूरत को अपने पास रखूंगा। हाँ, माय फुट। वैसे कहाँ है वो?
आजकल दिखाई नहीं देती। बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी है, मुझे क्या। ओह कम ऑन, शी इज योर वाइफ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वाइफ? मेरा बस चले तो मैं उसे अभी यहाँ से धक्का मार के निकाल दूं। प्रियंका को ये सब सुन के और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर मयंक के कमरे में आई और उसे जोर से एक थप्पड़ लगाई। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पे हाथ उठाई? मयंक गुस्सा होकर प्रियंका को मारने जा रहा था और तभी अच्छा हुआ मर गई। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो? हाँ, लेट मी सी। और जब सूची प्रियंका को नजदीक से देखी, प्रियंका बेहोश हो गई है। चलो मयंक, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल? इसके पीछे कौन पैसे खर्चा करेगा? बेहतर होगा अगर ये ऐसे ही पड़े पड़े मर जाए तो। मयंक, जो भी हो, ये तुम्हारी वाइफ है। ओके फाइन। मैं यहाँ पे कैसे पहुंची? कौन लाया मुझे? सिस्टर? वो सब छोड़िए, पहले खुशखबरी सुन लीजिए। आप माँ बनने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ? मैं माँ बनने वाली हूँ? हे भगवान। यस, अब अपना तबीयत का ख्याल रखिए। सिस्टर इतना ही बोल के वहाँ से चली गई और प्रेगनेंसी की बात सुनकर प्रियंका की खुशी 7वें आसमान तक पहुँच गई। अब मेरे मयंक जरूर बदल जाएंगे, मुझसे और मेरी बेबी से बहुत प्यार करेंगे। उस सूची ने उन्हें फंसा के रखा है। वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं होते तो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आते? मुझे अब जल्दी से घर जाना चाहिए। प्रियंका हॉस्पिटल में पूछने के बाद पता चला उसका बिल भी पे कर दिया गया है। जरूर मयंक ही हॉस्पिटल बिल भर दिए होंगे। वो कितने अच्छे हैं। मुझे अब घर जाकर सबको खुशखबरी देना चाहिए। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही और 2-3 बार कर ले बेटा, फिर उस काली को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी बला टल जाएगी। हाँ। प्रियंका की बीमारी को लेकर यहाँ पे सब खुश थे। ठीक उसी समय प्रियंका भी हॉस्पिटल से घर पहुँच गई। मम्मी जी, मयंक, तू जिंदा है अभी तक? फिर से अपनी गंदी शक्ल लेके आ गई। मम्मी जी, आप दादी बनने जा रही हैं। मयंक, हमारा बच्चा होने वाला है। प्रियंका से बच्चे की बात सुनकर सब हिल गए। इस घर में प्रियंका के कोख से कोई भी बच्चा नहीं चाहता था। क्या? ये बच्चे का नाटक बंद कर। तेरे से हमें कोई वारिश नहीं चाहिए। बच्चा? तुझे मना किया था ना आगे कोई गुल मत खिलाना। किसका बच्चा लेके आई है हमारे घर में? हाँ? आज तक प्रियंका को उसके रंग रूप को लेकर सुनना पड़ रहा था। अब तो उसके कैरेक्टर पे भी कीचड़ उछाला जा रहा है। सास ससुर से इतना बुरा भला सुन के प्रियंका रो रो के अपने कमरे में चली गई। इन लोगों को अब कैसे समझाऊं मैं? ये मयंक का ही बच्चा है। नहीं, आखिर क्यों समझाऊंगी मैं इन सबको? क्यों सफाई दूंगी अपनी कैरेक्टर की? अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये समझना और समझाना मयंक का काम है, मेरा नहीं। प्रेगनेंसी की बात जानने के बाद से ही प्रियंका में बहुत ताकत आ गई थी। अब वो अपने ससुराल में हर किसी से लड़ने को तैयार हो गई। फिर वो खुद के कुछ कपड़े उठाई और सीधा मयंक के कमरे में गई। तुम यहाँ पे? और अपने सामान क्यों लेकर आई हो? मयंक, आप मुझे पसंद नहीं करते, दैट्स ओके, पर आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे पेट में आपका ही बच्चा है और इस बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए, क्या हम एक साथ खुश नहीं रह सकते? प्रियंका की बातें सुनने के बाद मयंक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शायद उसे भी बाप बनने की खुशी थी, पर वो प्रियंका के सामने जताना नहीं चाहता था।
मेरा बच्चा होगा। मैं पापा बनने जा रहा हूँ। ओह गॉड, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? जो भी हो, अब मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मेरे बेबी को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। यस, अब मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, क्या सोच रहा है? मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका जैसी भी दिखे, दिल की बहुत अच्छी है वो। और उससे छोड़ो, अब तो मेरा बच्चा होने वाला है। मुझे उसका सोचना चाहिए, है ना? तू पागल हो गया है बेटा। तेरा बच्चा 10-12 दिन साथ रह जाने से बच्चा होने का कितना चांस है? हाँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। इस काली कलौटी को बिना इंटरव्यू के नौकरी कैसे मिल गई? हाँ, क्या चक्कर चल रहा है इसका इसके मैनेजर के साथ, जो बस एक फोन कॉल के बाद जॉब मिल गई इससे, वो भी 1 लाख तनख्वाह। हाँ? ये क्या बोल रहे हो मम्मी? प्रियंका? हाँ, प्रियंका बस भोली भाली बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। तू बहुत नादान है बेटा। अब भी तू ऐसे लोगों को समझ नहीं पा रहा। मैं जो बोली उसके बारे में अच्छे से सोचना। अच्छा खासा घर बसने जा रहा था दोनों का, पर मयंक की माँ ने अपने ही बेटे बहू की जिंदगी में जहर भर दिया। क्या हुआ प्रियंका? तुम ठीक तो हो ना? माही, माही। क्या हुआ भैया? प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं है। जा उसके पास बैठ जाकर। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? चाहे कितना भी केयर कर ले, पर वो तेरा बच्चा तो नहीं हो जाएगा। पता नहीं किसका गंदा खून है वो। और तू क्या इस बदसूरत काली कलौटी को जिंदगी भर गले में बांध के रखेगा? अभी से उस बच्चे को खत्म करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो बाद में कुछ नहीं कर सकते। सोच ले। मयंक की माँ उनसे जितना हो सके अपने बेटे की दिमाग में जहर भरती रही। और उधर प्रियंका के कमरे में माही। क्या हुआ है? हाँ, इतना क्यों ड्रामा कर रही हो? ड्रामा? माही, तुम अभी छोटी हो, ये सब तुम्हारी समझ के बाहर है। मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओगी प्लीज? हाँ, अभी लाती हूँ। जब माही प्रियंका के लिए पानी लेकर आई, ये आप कैसे कर सकते हैं? मैंने कंपनी के लिए कितना मेहनत किया है और आज मेरे प्रॉब्लम के समय कंपनी मुझे फायर कर रही है। प्रियंका, यू आर राइट, बट यू नो वेरी वेल, कंपनी तो हमेशा से ऐसे ही डिसीजंस लेती है। पर आप सर, आप तो हायर अथॉरिटी से बात कर सकते थे। प्रियंका, आई कैन एश्योर यू वन थिंग, जब भी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए, यू कैन जॉइन अस। हेल योर जॉब। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी, आपको जॉब से निकाल दिए? हाँ, महीना हो गया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए कंपनी ने मुझे फायर कर दिया। जो भी करना पड़े करो, पर उसका बच्चा हमारे घर का नाम लेकर पैदा नहीं होना चाहिए, समझी तुम? आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। क्या करूंगी मैं? कब का उसे धक्का मार के निकाल देती, पर हर महीना इतना पैसा जो देती है मुझे, इसीलिए अब तक उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। आगे और पैसे नहीं मिलने वाले आपको। भाभी की जॉब चली गई। जॉब चली गई? अब तो उसे इस घर में मैं 1 मिनट और रहने नहीं दूंगी। हाँ बेटा, देखा तूने? प्रेगनेंसी की बात सुनते ही इसके मैनेजर ने प्रियंका को कंपनी से निकाल दिया। मैं ना कही थी, जरूर उनके बीच चक्कर चल रहा है। पकड़े जाने की डर से मैनेजर ने सही वक्त पर सही डिसीजन ले लिया। अब तू क्यों देर कर रहा है? हाँ, ये सब हो गया। मम्मी, सही कहा था आपने, जरूर इसका मैनेजर के साथ कुछ चक्कर है और उसके बच्चे को मेरे ऊपर थोप रही है। अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती। प्रियंका, प्रियंका।
क्या हुआ मयंक? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? नाटक मत कर। कंपनी से तो निकाली गई, अब इस घर से भी निकल। क्या? आपको तो कंपनी की पॉलिसी अच्छी तरह से पता है, फिर भी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना, मैं महीनों काम नहीं की। मैं तुझसे कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। सामान बांध और अपनी गंदी शक्ल और गंदा खून लेकर निकल यहाँ से। देखो मयंक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मेरे पेट में आपका बच्चा है, आपका बच्चा, और ये बच्चा यहीं पर पैदा होगा। मयंक, आप तो मुझसे प्यार करने लगे थे, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्यार? तेरी शक्ल प्यार के लायक ही नहीं है। अगर प्यार नहीं करते तो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? पड़े पड़े मर जाने देते। हॉस्पिटल? मैं नहीं, तुझे वो सूची लेकर गई थी। सूची? बेटा, देर मत कर। बातचीत में क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है इसके पीछे? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे धक्का मार के निकाल देते हैं। मम्मी, भाभी तो बहुत टैलेंटेड है, उन्हें और कितने अच्छे अच्छे जॉब मिल जाएंगे, फिर उन्हें ऐसी हालत में। तू कब से इसके तरफ हो गई हैं? ए मयंक, देर मत कर, अभी निकाल इसे। मयंक को तो प्रियंका के पेट में बच्चे को लेकर पूरा डाउट हो गया था। अब वो गुस्सा होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। कितनी बड़ी पागल थी मैं, जो इन लोगों पे भरोसा किया। आखिर में अपना रंग दिखा ही दिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरा बच्चा इस माहौल में पैदा होता तो पता नहीं, शायद एक दिन इनके जैसा ही हो जाता। अब मैं मेरे बच्चे के साथ एक नई दुनिया बसाऊंगी। अब प्रियंका अपना डिसीजन बना ली। उससे जितना हो सके वो रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करती रही, पर उसके ससुराल वाले प्रियंका जैसी एक नेक लड़की को शायद ही डिजर्व नहीं करते थे। पर एक बात प्रियंका के दिमाग में क्वेश्चन बन के रह गया। सूची मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी, पर क्यों? वो तो हमेशा से चाहती थी कि मैं मयंक से अलग हो जाऊं, ताकि वो अपनी जगह बना सके उनके घर में। फिर चलते चलते प्रियंका जमींदार के घर पे पहुंची। मुझे तो लगा था मिश्रा जी का परिवार बहुत अच्छा है, नेक लोग हैं वो, पर तुमसे सुनने के बाद बहुत दुख है मुझे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया मैंने बेटी। नहीं, रो धो के मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पेट में मेरा अंश भी है। अब मैं अपना एक सुंदर दुनिया बसाऊंगी। पर आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी पायल की शादी ऐसे घर से होते होते रह गई। हाँ प्रियंका, पायल जिसे पसंद करती थी उससे शादी करके बहुत खुश है। उसके पसंद को एक चांस ना देकर मैं बहुत गलत कर रहा था। जमींदार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और वो प्रियंका को अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए उनके घर पे रहने को रिक्वेस्ट किए। बेटी, ये फ्रूट्स तो खा लो। अरे आंटी, मैं कितना खाऊंगी, आप मुझे दिन भर बस खिलाते ही रहते हैं। प्रियंका जमींदार के घर पे बहुत खुश थी। जमींदार की पत्नी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। महीनों बीत गए। देखते ही देखते प्रियंका की डिलीवरी डेट भी आ गई और उससे एक बेटा हुआ, जो कि हूबहू मयंक जैसा ही दिखता था। प्रियंका अपने बच्चे को पाने के बाद सारा गम भुला दी। प्रियंका, बेटी जल्दी तैयार हो जाओ। डॉक्टर अपॉइंटमेंट के टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है हमें। जी आंटी, हम माँ बेटे दोनों तैयार हैं। चलिए अब चलते हैं। हाँ चल, हमारे वापस आने के बाद तेरे अंकल जी को वृद्धाश्रम भी जाना है। जमींदार जी की पत्नी और प्रियंका बेबी के वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल निकल गए। आंटी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, एक क्यों, 10 पूछ ले। हॉस्पिटल पहुंचने में वैसे भी बहुत टाइम है। आंटी, अंकल जी हमेशा वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं?
उनका कोई अपना वहाँ पे? नहीं नहीं, उनका कोई अपना तो नहीं है वहाँ पे, पर वहाँ पे रहने वाले हर किसी को वो अपना मानते हैं। हर महीने डोनेशन भी देते हैं। बेसहारा लोगों की मदद करने में उन्हें खुशी मिलती है बेटी, और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। वाह, जमींदार जी कितने नेक इंसान हैं। एक ऐसे आदमी के घर पे प्रियंका की बेटे का परवरिश हो रहा है। ये सोच के प्रियंका बहुत खुश हो गई। सुबह की ठंडी हवा भी मन को हल्का कर रहा था। प्रियंका कार की ग्लास से बाहर का नजारा देख के एंजॉय कर रही थी। कितने सारे दुकान, कितने लोग, सब कितना खुश हैं। क्या सोच रही हो बेटी? आंटी, सब अपने परिवार के साथ कितने मजे कर रहे हैं, पर मेरे नसीब में तो परिवार का सुख कभी लिखा ही नहीं है। बचपन में माँ गुजर गई और कैंसर ने पापा को भी छीन लिया। सोची थी शादी के बाद मुझे एक परिवार मिलेगा, पर बेटी, तुम्हें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान तुम्हें जो सब दिए हैं बहुत सारे लोगों के नसीब में वो भी नहीं होता। और जो लोग तुम्हारे साथ इतना गलत किए हैं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे बेटी। देखना तुम, एक दिन उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। आंटी की बातें सुनकर प्रियंका को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। कार की विंडो से बाहर का नजारा देखते देखते अचानक से उसकी नजर पड़ी एक कॉफी शॉप पे, और वहाँ पे मयंक सूची के साथ कॉफी का मजा ले रहा था। मयंक? पूरे 1 साल के बाद मैं आज मयंक को देखी, पर वो सूची के साथ। हाँ, अब तो वो दोनों आराम से अपना घर बसा चुके होंगे। खैर, मुझे उनके बारे में अब सोचना नहीं चाहिए। ओहो मयंक, इतनी जल्द भी क्या है? और कुछ ही दिन की तो बात है। पहले मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद मैं शादी वादी का सोचूंगी। और ऊपर से तुम्हारी बहन भी तो घर पे बैठी हुई है, पहले उसकी शादी हो जाए तो बेटर होगा। सूची, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम जानबूझकर इधर उधर का बहाना देकर हमारी शादी टालती ही जा रही हो। सच क्यों नहीं बोल देती कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? सी मयंक, इफ यू डोंट माइंड, मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स है, जिसकी वजह से मैं हमेशा ही शादी की बात सुनकर पीछे हट जाती हूँ। यू नो। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? बताओ सूची। एक्चुअली मयंक, तुम जिस तरीके से अपनी बीवी को घर से धक्का मार के निकाल दिए, उसके बाद मैं थोड़ा डर गई हूँ। अगर तुम मुझे भी शादी के बाद। सूची, तुम सूची हो, वो बदसूरत प्रियंका नहीं। मैं तो उससे कभी भी प्यार नहीं करता था, फिर कैसे रहने देता उसे मेरे घर में? अच्छा वो सब छोड़ो, अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें मुझ पे भरोसा आएगा? हाँ, सही बात है। शादी के लिए एक दूसरे को भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम तुम्हारा घर मेरे नाम पे कर दोगे, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि शादी के बाद तुम मुझे कभी भी उस घर से धक्का मार के नहीं निकालोगे। घर? पर मम्मी पापा? ओहो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकालने नहीं बोली, बस इतना बोला कि मेरे नाम पे कर दोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। That's it। पर रहने दो मयंक, मुझे पता था जब मेरे से मन भर जाएगा तो उस प्रियंका की तरह मुझे भी धक्का मार के निकाल दोगे एक दिन। नहीं नहीं सूची, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं हमारा घर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, आई प्रॉमिस। फिर तो मेरे से शादी करोगी ना? ओह मयंक, यू आर सच अ डार्लिंग। सूची जिस वजह से मयंक से शादी करने से डर रही थी, लगता है उसका समाधान हो गया। अब शायद दोनों शादी करके एक साथ बहुत खुश रहेंगे। दिन महीने साल बीतते गए। प्रियंका का बेटा अब 5 साल का हो गया था। प्रियंका भी अपनी दर्द भरी पिछली जिंदगी भुलाकर अपने बेटे के साथ जमींदार के घर पे बहुत खुश थी। मधु, मुझे लगता है हमें प्रियंका के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए। हमारी तो उम्र हो गई है, पता नहीं हमारे जाने के बाद वो कैसे रहेगी बेचारी।
अरे वो बहुत बहादुर लड़की है, अकेले सब कर लेगी। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो हाँ, हमारा चंदन नगर वाला घर और जमीन हम प्रियंका के नाम पे कर देंगे। क्या कहते हैं? ये सही रहेगा। अंकल, आंटी। हाँ बेटी, आओ बैठो। मुझे एक बात बतानी है आपको। एक्चुअली मैंने 4-5 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कल बुलाए हैं। नौकरी? पर क्यों बेटी? तुम्हें अचानक से नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें यहाँ पर कोई कमी? नहीं अंकल, मुझे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और बात जरूरत की नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पसंद है जॉब करना। अब तो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, मैं आराम से काम पे जा सकती हूँ, है ना आंटी? हाँ, पर कल इंटरव्यू पे जाने से पहले तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। उसे देखने के बाद जाना तुम। सरप्राइज? आखिर क्या है सरप्राइज? ये सोचते सोचते प्रियंका का दिन बीत रहा था। मन में कितने सवाल जवाब आ रहे थे, बस कल का इंतजार था उसे। सुबह हो गई और प्रियंका भी बेबी का काम खत्म करके खुद की इंटरव्यू के लिए तैयार होकर रूम से बाहर निकली। आंटी, अंकल, मैं इंटरव्यू के लिए निकल रही हूँ, मुझे आशीर्वाद कीजिए। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? तेरे लिए जो सरप्राइज है उसे तो देख के जा। आखिर वो सरप्राइज क्या है आंटी? कल से आप पहेलियां बुझा रहे हैं। प्रियंका। पायल? ओह माय गॉड, तू कब आई? मुझे पता भी नहीं चला। है ना? अच्छा बोल, सरप्राइज कैसा लगा? तुझे देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। 2 बेस्ट फ्रेंड्स इतने सालों के बाद मिलके बहुत खुश थे। फिर पायल, मुझे माफ कर दे प्रियंका, मैंने तेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। मेरे मम्मी पापा तेरे लिए जितना भी कुछ कर ले, फिर भी हम सब तेरे गुनहगार हैं। नहीं, ये सब मेरा नसीब है। अच्छा वो सब छोड़, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, अब मैं निकलती हूँ, शाम को खूब बातें करेंगे। अब तुझे इंटरव्यू के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। सीके एंटरप्राइजेस में जा और एचआर से बात कर ले, वो तेरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा देंगे। सीके एंटरप्राइजेस? पर मैंने तो वहाँ पे कोई जॉब अप्लाई नहीं किया, फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग? तुझे वो सब सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना जान ले कि कोई तो है जो तेरे अनजाने में तेरे लिए लड़ रहा है। कौन है वो? ओहो, कितना सवाल पूछती है। इतना लंबा ट्रैवल करके मैं टायर्ड हो गई हूँ, अब मैं रेस्ट करूंगी। सी यू। पायल के कहने पर प्रियंका सीके एंटरप्राइजेस पहुंची और वहाँ पे उसका ज्वाइनिंग हो गया। अब प्रियंका रोज जॉब पे जाती थी और शाम को अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती थी। उसे और किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। कितने धोखेबाज हैं वो लोग, एक बार भी पूछने नहीं आए कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। और मयंक, वो तो अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचे। हाँ, अब तो उस सूची के साथ उनका भी बच्चा हो गया होगा, फिर वो मेरे बच्चे के बारे में क्यों पूछेंगे? मम्मा। हाँ सागर, बोलो। आज संडे है, आप ऑफिस के काम में हमेशा बिजी रहते हो, आज मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा। ओह अच्छा, वैसे आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? सरप्राइज। अरे इस घर में हर कोई मुझे सरप्राइज ही देता है। ठीक है बेटा, जरूर चलेंगे। थोड़ी देर के बाद प्रियंका और सागर बाहर घूमने निकले। पायल, हम बाहर जा रहे हैं घूमने, तू भी चलना, घूम के आ जाएंगे। अरे नहीं प्रियंका, तुझे तो पता है मेरे पति पराग आज यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और एक करीबी दोस्त भी आएगी हमारे घर पे, तो मुझे यहीं पर रह के सारा प्रिपरेशन करना है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे। ओके ओके, बाय बाय। माँ बेटे दोनों चलते चलते थोड़ी देर के बाद
एक बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। सागर, ये तो किसी वृद्धाश्रम लग रहा है। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो बेटा? हाँ मम्मा, मैं स्कूल के बाद नाना जी के साथ यहाँ पे रोज आता हूँ। चलिए ना अंदर चलते हैं। प्रियंका के लिए ये जगह एकदम नया था, तो वो धीरे धीरे चलते चलते सबको देख रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद, मम्मा ये देखो, नाना जी भी आए हैं। अरे प्रियंका बेटी, आज तुम आई हो यहाँ पे? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे मिलवाता हूँ। जमींदार जी प्रियंका से बातचीत में बिजी हो गए और सागर भी खेलने चला गया। फिर अचानक से वहाँ पे रहने वाली एक बेसहारा बूढ़ी औरत की नजर पड़ी सागर पर। ये बच्चा यहाँ पे रोज आता है और हूबहू मेरा बेटा मयंक जैसा ही दिखता है। मन करता है उसे गले लगा के ढेर सारा प्यार करूं। हाँ, ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि मयंक की ही माँ है। हिम्मत जुटाकर मयंक की माँ सागर को पास बुलाए और उससे बातें करने लगे। बेटा, तुम अकेले आए हो? नहीं, मैं तो मेरे मम्मा के साथ आया हूँ। वो देखो, मेरे मम्मा आ रहे हैं। दूर से ही सही, पर मयंक की माँ प्रियंका को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं किए। प्रियंका, आप यहाँ पे और इस हालत में? हाँ, तुम्हें घर से निकाल के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज उसी की सजा भुगत रही हूँ प्रियंका। उफ, वैसे क्या बुलाया आप मुझे? प्रियंका? नहीं नहीं, मुझे तो काली कलौटी बदसूरत डायन ऐसे बुलाना चाहिए था आपको। मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटी। आप लोग माफी के लायक नहीं हो। इतना सब करने के बाद भी मैंने आपको यहाँ पे रहने की जगह दी है, नहीं तो दर दर ठोकर खा के घूम रही होती। अब चलो प्रियंका, इन पर दया दिखाने की सोचना भी मत। जमींदार प्रियंका को मयंक के माँ से ज्यादा बात नहीं करने दिए, पर प्रियंका को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्यों और कैसे। अंकल, मयंक की माँ इस हाल में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटी, इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और ये सब तुमसे हम छुपा के रखे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी का दर्द फिर से ताजा हो जाए। तुम अपने बेटे के साथ खुश थे और तुम्हारी खुशी से हम भी खुश थे। नहीं अंकल, मैं इन लोगों को कब से भुला दी हूँ। अब मुझे इन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अंकल, मुझे सच जानना है, आखिर हुआ क्या है? सच जानना है तो घर चलो। पायल की जो गेस्ट आने वाली है वही बताएगी सारा सच तुम्हें। थोड़ी देर के बाद जमींदार जी प्रियंका और उसके बेटे के साथ घर पहुंच गए। प्रियंका के मन में हजारों सवाल थे। फिर अचानक से घर के अंदर आते ही उसकी नजर पड़ी पायल और उसकी दोस्त सूची पे। अरे सूची, इससे मिल, ये है मेरी बचपन की सहेली प्रियंका। हाय प्रियंका। सूची? हाँ प्रियंका, ये सूची ही तुम्हारी लड़ाई अब तक लड़ रही थी। हाँ, सूची लड़ाई लड़ रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब। फिर प्रियंका को सूची एक एक करके सारी बातें बताने लगी। पायल और सूची एक साथ फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। जब पायल के पिताजी पायल की शादी मयंक के साथ पक्की कर दिए, तब पायल के पास घर से भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन, हेलो सूची, मैं अब क्या करूं? मैं तो पराग के साथ भाग आई, पर मुझे सुनने को मिला है कि मेरी बचपन की सहेली को मेरे जगह बिठा के उस मयंक के साथ शादी करवा दिया गया है। What? मयंक के साथ? मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि मयंक अच्छा लड़का नहीं है। उसके कई अफेयर्स हैं। उसके साथ घर बसा के कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अब क्या होगा पता नहीं। सूची, तुम तो मयंक को बचपन से जानती हो, उनके पड़ोसी भी हो। तुम उनके
उनके घर पे जाकर देखो ना प्लीज, सब ठीक है या नहीं। पता नहीं मेरी प्रियंका के साथ कैसा सुलूक कर रहे होंगे वो लोग। फिर पायल के रिक्वेस्ट पे सूची मयंक के घर पहुंची और मयंक की मम्मी तो सूची को बचपन से ही बहू बनाने की आस लगाए बैठे हुए थे। फिर सूची प्रियंका के साथ हो रहे जुल्म देख के समझ गई कि ये लोग बिल्कुल नहीं बदले हैं और रात दिन प्रियंका को टॉर्चर करते रहते हैं। फिर वो पायल से बात करके अपनी प्लान सेट करती गई। पायल, दिस इज टू मच। प्रियंका को जिस हालत में ये लोग घर से धक्का मार के निकाले हैं, मैं इन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना, मेरी भोली भाली दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी है ये सब मिलके। अब तो मयंक मेरे नाम पे उनका घर भी कर दिया है। कहानी यहीं से शुरू होगी पायल, तू देखते जा मैं अब क्या करती हूँ। सूची, तुम्हारे कहने पर मैं हमारा घर भी तुम्हारे नाम पे कर दिया। अब बताओ कब शादी करेंगे हम? शादी? और तुम जैसे लड़के के साथ? माय फुट। हाँ, ये क्या बोल रही है सूची? और मयंक, तूने हमारा घर इसके नाम पे कर दिया? जी हाँ, कब का कर चुके हैं। अब जल्दी से घर खाली कर दीजिए। क्या? ये मेरा घर है, मेरा घर। जी नहीं मिश्रा जी, ये आपका घर था, अब ये मेरा घर है। जैसे करनी वैसी भरनी। एक बेसहारा लड़की को प्रेग्नेंट करके घर से जिस हालत में धक्का मार के निकाले हो, मैं सूद समेत एक एक करके आप लोगों से बदला लूंगी। जितनी जल्दी हो सके घर खाली हो जाना चाहिए। सूची अपनी असलियत दिखा के वहाँ से चली गई और मयंक के पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी तबीयत खराब हो गई। माही, हमारा घर हमसे छीन गया। अब हम दोनों तो बुढ़े हो गए हैं। तुझे तो पता है तेरा भैया कैसा है। बेटी, क्या तू हमें अपने घर पे नहीं रखेगी? मम्मी, आपने भाभी के साथ क्या कुछ नहीं किया। भैया और भाभी की घर बसने जा रहा था, आपने कितने सारे तरकीब निकाल के उनका घर तोड़ दिया। क्या पता मैं आपको मेरे घर पे लाऊंगी तो आप मेरा भी घर तोड़ देंगे एक दिन। नहीं मम्मी नहीं, आप यहाँ पे ना आए तो बेहतर होगा। अब मयंक के पास कुछ नहीं बचा था, ना जॉब, ना घर और ना ही पैसे। मयंक, तेरे ही कारण ये सब हो गया। क्या जरूरत थी प्यार में अंधा होकर हमारा ये घर उसके नाम पे करना? हाँ, मेरे कारण हुआ ये सब? नहीं मम्मी, ये सब आप और पापा के वजह से हुआ है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि प्रियंका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम दोनों एक साथ रहते तो आज हमारा ये घर जन्नत हो जाता, पर आपने ही मेरे दिमाग में गंदगी भर के मेरी पत्नी को घर से धक्का मार के निकाल दिया। अब बोल रहे हैं मैं ये सब का जिम्मेदार हूँ। अब मयंक का उसके मम्मी पापा के साथ रोज झगड़ा होता था। दारू के नशे में धुत होकर मयंक अपना गम भुलाने का कोशिश करता रहा। मिश्रा जी की तबीयत इस कदर बिगड़ती गई कि वो अब चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे। बेटा, पापा के सारे दवाइयाँ खत्म हो चुके हैं और तुम यहाँ पे। छी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें लेकर किसी वृद्धाश्रम चले जाओ, जाओ यहाँ से। मयंक की मम्मी बेटे की बर्बादी और देख नहीं पाई और अपने पति के साथ एक वृद्धाश्रम में चली गई। क्या इतना सब कुछ हो गया? पर मैं तो ये सोच रही थी कि मयंक तुम्हारे साथ शादी करके अपना घर बसा लिए होंगे। और मयंक कैसे है? कहाँ है वो अब? मयंक अब एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। शायद जो कुछ हुआ उसके साथ उससे बहुत गहरा सदमा लगा है और डॉक्टर्स बोलते हैं उसके अंदर जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। सच्चाई सुनने के बाद प्रियंका के आंखों में आंसू आ गए। आखिर वो मयंक से बहुत प्यार जो करती थी। अगले दिन सुबह होते ही प्रियंका अपने बेटे को लेकर उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंच गई। मयंक, ये सब क्या हो गया? आप इस हाल में? मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा? हाँ मयंक, ये आप ही का ही बेटा है। अरे,
ये 5 साल में पहली बार कुछ बोले हैं। हाँ, 5 साल बाद पत्नी और बेटे को देख के आज मयंक अपना मुंह खोला। मयंक में फिर से जिंदगी जीने की उम्मीद जगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। प्रियंका अपने बेटे के साथ मयंक से मिलने रोज आया करती थी। फिर कुछ ही महीनों में मयंक पूरी तरह से ठीक हो गया और सूची भी मयंक का घर प्रियंका के नाम पे कर दी थी। फिर प्रियंका मयंक के साथ उसी घर में अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगी। मम्मी जी, पापा जी, चलिए अब हमारे साथ अपने घर चलिए। नहीं प्रियंका, मैं खुद अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर से उस घर में जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ बहू, तुम एक बदसूरत बहू नहीं, हमारी घर की लक्ष्मी हो। बदसूरत तो हमारा मन था जो तुम्हें एक पल भी खुश नहीं रख पाए। उस घर में हम वापस आने के लायक नहीं हैं बहू। जाओ, तुम दोनों खुश रहो, हम यहीं पर ठीक हैं। नहीं दादाजी, नहीं दादी, मैं आपको यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जा रहा। हाँ मिश्रा जी, नसीब वाले ही अपने परिवार के साथ जीते हैं। जाइए, आप भी अपने बेटे बहू के साथ आखिरी जिंदगी सुकून से गुजारिए। सबके मनाने के बाद मिश्रा जी का परिवार एक साथ रहने लगा। अब प्रियंका को काली कलौटी बदसूरत नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। सच में एक खूबसूरत मन हजारों खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।